नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है जिसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दो राज्यों ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। वो कौन कौन से राज्य थे? विजयनगर अम्पायर 1336 में, बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में अलग हो गया था। तो ये साम्राज्य एक अलग बस गए थे। इसकी भी एक अपने आप में एक हिस्ट्री है जो हमारे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ से। तो अपन शुरू करते हैं आज विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये अलग कब हुए थे? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, ठीक है जी। 1336 में कौन? विजयनगर। और 1347 में कौन? बहमनी साम्राज्य अलग हो गया था। अब इनकी लोकेशन क्या थी, किसने अलग कर लिया अपने आप को, और कौन कौन शासक बने वहां पर, आइए वो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये है वो लोकेशन। आप इंडिया के मैप में देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये आपका है बहमनी साम्राज्य। नीचे वाला जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ये है आपका विजयनगर अम्पायर। और आपको यहाँ पे दौलताबाद दिखाई दे रहा है। दौलताबाद याद है कुछ दौलताबाद के बारे में? क्या याद है इसके बारे में भाई, बताओ जरा। दौलताबाद ये वही जगह है जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी शिफ्ट करके यहाँ आया था देवगिरी में, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया था। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और ये जो तुगलक वंश के टाइम पे इतना जो ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये था तुगलक वंश के अंडर। और उस समय ये जो आपको साइड में देख रहे हो आप ग्रीन कलर में, ये इतना राज्य किसके अंडर था? राजपूत के अंडर हुआ करता था। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लोकेशन समझ में आ चुकी है आपको। और यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में जो ये इलाका है यहाँ का रायचूर दोआब जिसको बोलते हैं। ये जो दोआब है, दोआब का मतलब होता है दो पानी के बीच की धरती। आब मतलब पानी, दो मतलब टू, दो पानी के मतलब कि दो पानी के सोर्सेज के बीच की जो लैंड होती है उसे हम बोलते हैं दोआब। तो ये बहुत ही उपजाऊ था। इसके लिए, इस रायचूर दोआब के लिए विजयनगर अम्पायर और बहमनी साम्राज्य दोनों में आपस में संघर्ष चलता रहता है। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। लोकेशन पता लगी आपको, समझ में आ चुका कि कहाँ पे ये लोकेटेड थे। सबसे पहले यहाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में काम्पिल्य, जो कि आज की क्या है? कर्नाटका है, नामक राज्य के मंत्री बन गए। पहले ये वारंगल यानी जो आज का तेलंगाना, एक बार मैप में देख ही लो, वारंगल भी आपको मैं दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर वारंगल, ये वाला, ये वारंगल है। यहाँ के काकतीय वंश के ये क्या हुआ करते थे? हरिहर और बुक्का यहाँ पे क्या थे भाई? क्या थे? सामंत हुआ करते थे इनके। और बाद में ये यहाँ से चले गए कहाँ पर? कर्नाटका। कर्नाटका के कहाँ पर? वहाँ पे जाके ये वहाँ के शासकों के क्या बन गए? मंत्री बन जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं और बाद में काम्पिल्य यानी कि आधुनिक कर्नाटका में नामक राज्य में मंत्री बन गए। काम्पिल्य पर यानी कि कर्नाटका पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर दिया। ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की ही बात थी ये। और अच्छा एक बात याद रखना, जो कर्नाटका है उसे काम्पिल्य तुगलक वंश के यानी कि सल्तनत टाइम में कहा जाता था। बाद में अंग्रेजों के टाइम में इसको मैसूर, सुनोगे इसका नाम मैसूर। ये आगे जो टीपू सुल्तान वगैरह आप पढ़ते हो ना मॉडर्न हिस्ट्री में, इसको मैसूर बोला जाता है, कर्नाटका के ही नाम है ये। कहते काम्पिल्य पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करके उसे जीत लिया था तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया और दक्षिण भारत को मिलाने के लिए इसने भेजा था। इसने क्या किया? काम्पिल्य पे आक्रमण कर दिया। वहाँ पर इसने दो व्यक्तियों को, कौन कौन?
हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों को उठा के ले गया, कहाँ पर, दिल्ली ले गया, और इनका क्या कर दिया, धर्म चेंज करवा दिया। हिंदू थे, मुस्लिम बना दिया इनको, और वहाँ पे मुस्लिम बनाने के बाद इनको दोनों को आज़ाद कर दिया, और कि तुम जाओ वापस दक्षिण भारत में और इस्लाम को फैलाओ, और वो मेरे कब्जे में रहना चाहिए, उसको अपने मेरे कब्जे में आपने दक्षिण भारत को करवाना है, आप मेरे क्या हो वहाँ पे नुमाइंदे हो, मेरे मोनीटर हो तुम वहाँ पे दोनों, ठीक है। जिसने ये कह के इनको भेज दिया वहाँ पर। आगे बेचारे कहते हैं यहाँ आने के बाद जहाँ इनकी मुलाकात इनके गुरु विद्यारण से हुई। अब इनके गुरु थे कौन, विद्यारण। जब ये वापस आए दक्षिण भारत में तो इन्होंने अपने गुरु से मुलाकात की, जिन्होंने इनकी सूही कराई। सूही कराई का मतलब होता है वापस इनका धर्म, इनको हवन वगैरह करा के इनका वापस मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में इनको ले आए, ठीक है जी। सूही कराई अर्थात हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता सेवम के नाम पे संगम वंश की स्थापना कर दी, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो विजयनगर एम्पायर है उसमें एक वंश नहीं शासन करता, उसमें 3-4 वंश शासन करते हैं। जैसे देखो दिल्ली जो सल्तनत है, हम क्या पढ़ते हैं उसमें 5 वंशों ने शासन किया। पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर आपका लोधी वंश आता है। यानी एक ही जगह के ऊपर 5 वंश अलग अलग शासन करके गए हैं। इसी तरह से स्थापना तो इसने कर दी थी, हरिहर बुक्का ने, संगम वंश की। और उनका जो पिताजी का नाम क्या था, सेवम के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे ये संगम वंश चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे और वंश भी रहकर जाते हैं, तुलु वंश है आपका, अरिवाड़ू वंश है, ये सारे वंश हमने पढ़ने हैं। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे। आगे है, कहते हैं अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी को, कर्नाटका में जो हम्पी है उसको अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे पूछेंगे भी जो हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की राजधानी किसको बनाया, या फिर संगम वंश की राजधानी। अब संगम वंश बोलोगे मैम आपने प्राचीन का भारत में भी करवाया था, चेर, पांड्या, चोल, हाँ जी बिल्कुल कराया था। उनका नाम भी संगम था। उनका नाम संगम किस कारण था, संगति के कारण, 3 सभाओं के कारण, ठीक है। 3 सभाएं हुए थे, और सभा को वो जो तेलुगु भाषा में, जो दक्षिण भारत की भाषा है उसमें वो क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं सभा करने को, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने पिता के नाम पे संगम वंश रखा था। राजधानी कौन सी इनकी, कर्नाटका है। उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। आगे बढ़ते हैं। संगम, इसके संस्थापक, अच्छा ये है वो विजयनगर एम्पायर में 4 वंश जो शासन किया था। संगम वंश बता ही दिया, हरिहर बुक्का, फिर सालू वंश आएगा यहाँ पे, फिर तालु वंश आएगा, तल्लु वंश, तुलु जिसमें ना वो कृष्ण देव राय, तेनालीरामा जो कहानियां आप सुनते हो वो है ये तुलु वंश वाला। और अरिवाड़ू, ये ना तो हम अरिवाड़ू को इतना डिटेल में जाएंगे ना हम सालू को जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ संगम वंश जो हरिहर बुक्का वाला है, तुलव वंश जो कृष्ण देव राय वाला है, इसको पढ़ेंगे। अब इनके संस्थापक पता होने चाहिए हमें। संगम वंश के तो सबको याद हो गया, हरिहर प्रथम था, ठीक है जी। हरिहर प्रथम था मतलब हमने तो सुना हरिहर बुक्का था, हरिहर प्रथम सुन ऐसे बोलना है क्योंकि इसके बाद एक हरिहर और भी आएगा तो उसको हमने हरिहर 2 बोलना है। अपनी सुविधा के लिए इनके नाम के आगे हम 1 और 2 लगाते हैं क्योंकि एक ही वंश के अंदर बहुत सारे एक ही नाम के शासक होते हैं। सालू में सालू नरसिंह, तलु में वीर नरसिंह, नाम नरसी नरसी है, सालू में सालू लगा दिया, तुलु में वीर लगा दिया। और अराविडू में तिरुमल। और इनका शासन पीरियड क्या रहा, संगम वंश का 1336 से लेके 1356, सालू का रहा 1485 से लेके 1505, और अपना जो तुलु है 1505 से लेके 1570, और यहाँ पर आपका है अरवाड़ू यानी 1570 के बाद जितना भी टाइम बचा। अंतिम शासक कौन है, विरूपाक्ष तृतीय। पहले वाले का इंपॉर्टेंट अभी याद कर लेना। सेकंड है इमाडी नरसी, यहाँ से सालू नरसी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इमाडी नरसी पे वो खत्म हो रहा है। यहाँ पे वीर नरसी है तलु वंश का, और यहाँ पर क्या है अंतिम शासक सदाशिव राय है। यहाँ पे तिरुमल है और यहाँ पे कौन है, रंग तृतीय है। आगे बढ़े।
आगे संगम वंश शुरू करते। संगम वंश में आपने देखा हरिहर प्रथम, इसका टाइम पीरियड क्या है 1336 से लेकर 1356 तक। फिर बुक्का आ जाएगा, बुक्का का टाइम क्या है 1356 से लेकर 1377 तक, 1377 तक। बुक्का कौन था भाई, हरिहर का भाई था, और हरिहर टू ये भी इनका भाई था। ये सारे क्या तीनों आपस में भाई थे, ठीक है जी। हरिहर की मौत के बाद बुक्का शासक बनता है, बुक्का के बाद हरिहर टू शासक बनता है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है बेटा की। पहले तो भाइयों में मतलब एक भाई खत्म हो गया, दूसरा भाई शासक बन गया, दूसरा भाई खत्म हुआ, फिर अगला भाई को जो बचा होगा शासक बन जाएगा। लेकिन हरिहर के बाद में भाई ना बचे हों, क्या आपका 3 ही भाई हो, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। यहाँ से बेटे, यहाँ से इनके बेटे बनने स्टार्ट हो गए थे, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। हरिहर सेकंड के बाद देवराय प्रथम बना, फिर रामचंद्र बना, फिर विजय प्रथम बना, फिर देवराय बना, फिर आपका मल्लिकार्जुन, और फिर प्रौढ़ देवराय। इस तरह से आपने इनको याद रखना है। आगे बढ़े, हाँ जी, हरिहर के बारे में देखते हैं। कहते हैं हरिहर वन जिसने इसकी स्थापना की थी 1336 से लेकर 1356 तक इसका टाइम था। हरिहर वन संगम वंश का प्रथम शासक था। सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन यही क्लियर हो गया। इसकी पहली राजधानी एनीगोंडी थी। क्या थी? एनीगोंडी थी। मैंने आपको बताया ना विजयनगर की इसने राजधानी किसको बनाया था? हम्पी को। लेकिन उससे पहले भी हम्पी को बनाया इसने। हम जब हमसे पूछेंगे क्या बताओ विजयनगर अंपायर की, संगम वंश की राजधानी क्या थी, तो हम हम्पी बोलेंगे। लेकिन उससे पहले भी इसने एनीगोंडी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था, जो तुंगभद्रा नदी के क्या थी? तट पे स्थित थी। हरिहर ने सिंहासन रोहन का वर्ष क्या है? 1336 ईस्वी बताया जाता है। आरंभ में विजयनगर राज्य सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित था। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य को क्या किया? विस्तार किया, साम्राज्य को फैलाया अपने। विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में क्या था? ऊपर कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक का विस्तृत था। आपसे पूछेंगे इसका विस्तार कितना था? ऊपर कौन सी रिवर? कृष्णा, नीचे कौन सी? कावेरी। इतना रिवर, इतना जो एरिया था ना, ये किसका था? विजयनगर अंपायर का था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे है हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी क्या किया? सुधार किया। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण करके अपने राज्य को देश, स्थल तथा नाड़ुओं में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। जो काकतीय वंश मैंने आपको बताया ना, जो अपना वरंगल के ये सामंत हुआ करते थे, तो इन्होंने जो व्यवस्था वहाँ देखी थी काकतीय वंश के टाइम पे, इसने वही क्या है? फॉलो कर ली अपने साम्राज्य में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बुक्का प्रथम। अब बुक्का प्रथम के बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि ये हरिहर फर्स्ट का छोटा भाई था। अपने भाई हरिहर की मृत्यु होने के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का के सिंहासन पे बैठा और उसने 377 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों को क्या कहा गया है? स्वामी क्या कहा गया है? किसे जी? बुक्का को कहा गया। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी। सबसे बड़ी इसकी जो विजय थी वो कौन सी थी? मदुरै को जीतना। ठीक है जी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। कहां तक? रामेश्वरम तक पहुंच गया। कहते हैं मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। जो मदुरै को उसने जीतना था, तो उसने किसको भेजा था? अपने बेटा कंपन को भेजा था। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बामनी साम्राज्य है। मैंने आपको बताया ना, हसन गंगू वाला जो बामनी साम्राज्य है, उससे इनका क्या चलता रहता था? टकराव। उत्तर में बामनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। कहती इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? बुक्का ने। वेद मार्ग की, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता भी है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो आप बताना, विजयनगर अंपायर यानी कि संगम वंश के शासक बुक्का ने ये धारण की थी।
इसके समय कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। मैंने बताया ना आपको, ये देखिए यहाँ पे आपकी कृष्णा नदी और यहाँ पे आपकी क्या है, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी है और ये कावेरी, तो ये बीच का इलाका है ना, ये क्या था आपका, रायचूर दोआब। नीचे किसका साम्राज्य है, विजयनगर अंपायर। ऊपर किसका था, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य है। तो इन दोनों का आपस में इस जगह को लेकर युद्ध चलता रहता था, क्योंकि ये बहुत ही क्या था, उपजाऊ था। रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चलता रहा और अंत सफलता किसको मिली, विजयनगर अंपायर को ही सफलता मिलती है। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों को टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों, तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी दोआब का डेल्टा और मराठवाड़ा प्रदेश में हुआ। मतलब इनकी लड़ने की जो लोकेशन थी 3 जगह पे थी। कौन कौन सी भाई, तुंगभद्रा वाला अपना आ गया एरिया और कृष्णा नदी वाला, ठीक है जी, और कृष्णा और गोदावरी वाला भी डेल्टा इलाका, वहां पे भी इनकी आपस में झड़प हो रही थी, और मराठवाड़ा में भी। इन तीनों का, इन 3 लोकेशन पे ये युद्ध लड़ा जा रहा था। लड़ने की ये जगह हुआ करती थी, युद्ध के मैदान हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर आया जी हरिहर सेकंड, तीसरा भाई। कहते दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर सेकंड के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्र तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई। पूर्वी यानी इस ओर उसने तो दक्षिण तक कर दिया था, बुक्का ने अपने बेटे कंपन के द्वारा मदुरै को जीत लिया, रामेश्वर तक इसने इलाका अपना फैला दिया था। आगे देखते हैं। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराज अधिराज की, कौन सी उपाधि, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। और बुक्का ने कौन सी की थी, वेदमारक की। वेदमारक प्रतिशासक की उपाधि किसने धारण की, बुक्का ने धारण की। और इसने कौन सी धारण की थी, महाराज अधिराज की। और राज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। 2 उपाधियां इसने सेकंड वाले ने की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का क्या था, उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव और जैनियों का भी क्या किया, समान रूप से रिस्पेक्ट करता है। कहते संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है, हरिहर सेकंड को जाता है। भी पूरा जो दक्षिण भारत अभी पूर्वी रहता था, बुक्का ने क्या दक्षिण भारत को तो जीत लिया था, नीचे की तरफ से चला गया था रामेश्वरम तक, लेकिन पूर्व की तरफ अभी रहता था। पूर्व को भी जीत कर इसने मिला दिया, तो पूरा का पूरा संपूर्ण दक्षिणी भारत अब इनके अंडर हो चुका है। किसके टाइम पे हुआ, हरिहर सेकंड के टाइम पे ये बात होती है। आगे है, विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास यानी राज वाल्मीकि उपाधि प्राप्त थी। ये क्या करता था, विद्वानों को बड़ा रिस्पेक्ट देता था, विद्वानों को बड़ा संरक्षण देता था, इसलिए इसको एक उपाधि दी कि कौन सी, राज वाल्मीकि। राज वाल्मीकि। अब ऐसे क्वेश्चन आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यहीं से हमारा 1 नंबर चला जाता है। वेदों की प्रसिद्ध टीकाकार रामायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे, रायणाचार्य, ठीक है जी। उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। किसके अभिलेख में, हरिहर द्वितीय के अभिलेख में। तो इन बातों से क्या पता लगता है, इन बातों से ये पता लगता है हरिहर सेकंड क्या था, विद्वानों को सपोर्ट करता था, उनको बड़ा रिस्पेक्ट देता था। जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नामल का लेखक इरुंगाप्पा उसका सेनापति था। अब देख लो जरा ध्यान से, कहता है जैन धर्म को मानने वाला और नानार्थ रत्नामाल का लेखक, ये बुक का नाम है जी, नानार्थ रत्नामाल का लेखक इरुंगाप्पा इसका क्या था, सेनापति था। 1404 ईस्वी में हरिहर सेकंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से पर वारंगल शासकों का क्या था, राज्य हुआ करता था। हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को क्या बनाया, गवर्नर बनाया, और जो कि एक नई परंपरा की शुरुआत थी। अभी तक आप देख रहे थे हरिहर फर्स्ट शासक बना, पहले नंबर पे संस्थापक, फिर उसके बाद उसका भाई बुक्का बना, फिर उसके बाद उसका भाई कौन बना,
हरिहर सेकंड बनता है। और जब हरिहर सेकंड की मौत हो जाएगी तो वो क्या बनेगा, उसके बेटे अगले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मिस्त्री है। आगे देखते हैं। हाँ जी, देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय की अनिश्चित उपरांत देवराय क्या था, प्रथम सिंहासन पे बैठता है। बहामनी शासक जो फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही देवराय प्रथम बैठता है गद्दी पर, उधर से ऊपर है ना इसके कौन, बहामनी साम्राज्य, उसके कौन सा शासक था, फिरोज शाह। बहामनी साम्राज्य का फिरोज शाह शासक ने विजयनगर के संगम वंश के कौन, देवराय के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर देता है। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। ठीक है जी, आपको बताया था ना मैंने, ये था अपना विजयनगर अंपायर और ये था बामनी। अब बामनी का शासक कौन, फिरोज शाह। इसने आक्रमण कर दिया किसका, संगम वंश के, मतलब कि संगम वंश यानी कि विजयनगर अंपायर के देवराय के ऊपर। जब ये आक्रमण करेगा तो इनके बीच में बाद में एक संधि हो जाती है। तो ये देवराय क्या करता है, अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से कर देता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो क्या संबंधी हो जाएंगे अब एक दूसरे के। तथा बांकापुर को दहेज में दे दिया और एक जगह इनको क्या दी, दहेज में, किसको, बामनी साम्राज्य को। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया। अब इस चीज को आपने ध्यान में रखना है ताकि उसमें नहरों का निकाल कर उन्हें राजधानी तक कर लाकर जल की कमी को पूरा किया जा सके। ये काम किसने किया, देवराय ने किया। इन नहरों के द्वारा आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी। इन नहरों के कारण उसके राज्य में 3,50,000 परदाओं की वृद्धि हुई। परदाओं मतलब कि भूमि का क्या हुआ, वृद्धि हुई। सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। ठीक है जी, सिंचाई के लिए। देवराय प्रथम ने ही 1,000 मुस्लिमों को सैनिक में प्रथम बार भर्ती किया था। ये सुनिए, मैं अभी तक आपने क्या सुनते आ रहे हो कि जो मुस्लिम शासक है वो क्या करते, भारतीयों को अपनी सेना में क्या करते थे, सम्मिलित करते थे। लेकिन ये पहला हिंदू शासक था, 1,000 मुस्लिम सेना अपने उसमें साम्राज्य में से सम्मिलित की थी पहली बार। किसने, देवराय प्रथम ने। इस चीज को भूलना नहीं है। आगे चले, चलिए अगला देखते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का निकोला डी कॉन्टी ने 1430 में विजयनगर की क्या की थी, यात्रा की थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, मतलब इसके समय में अब्दुल रज्जाक आया, ठीक है जी, आपका फाइयान आया। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि इसके टाइम पे कौन यात्री घूमने आया। ह्यूंग सांग के टाइम, ह्यूंग सांग है, फाइयान है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में। तो आपको ये पूछेंगे इटालियन जो कब आया था, निकोला डी कॉन्टी किसके दरबार में, आप बताना। विजयनगर साम्राज्य चल रहा था दक्षिण भारत में और उसमें देवराय प्रथम था। उस समय पे ये भारत में घूमने 1430 में आया था। और वैसे मैंने दिल्ली सल्तनत का जो मैं चैप्टर आपको सारा कंपैरिजन करके एनालिसिस करेंगे, हम डाटा निकालेंगे उसमें से याद करने वाला, उसमें भी ये अलग से डाले हैं कि किसके दरबार में कौन सा विदेशी आया था, ये सारा मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, कहते उसके बाद देवराय उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी क्या किया, वर्णन किया है इसने, इटालियन ने, ये कौन है, निकोला डी कॉन्टी ने। देवराय प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को क्या है, संरक्षण प्रदान था। हरविलास नामक ग्रंथ की रचना कौन है, हरविलास पुस्तक किसने लिखी, आपसे ये पूछे आपने बताना है किसने, श्रीनाथ ने। तेलुगु भाषा का ये कवि था और किसके दरबार में था, देवराय के, देवराय प्रथम के। और वो कौन से वंश था, संगम वंश। संगम वंश कौन से वाला, विजयनगर अंपायर वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रामचंद्र, इसके आगे शासक बना रामचंद्र 6 महीने के लिए। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र इसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु 6 माह तक उसने क्या किया, शासन किया। विजयनगर प्रथम 6 महीने तक, वो भी अगला बना।
विजय प्रथम शासक बना, जो विजय भूति, विजय बुक्का, वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी 6 महीने तक किया शासन किया। देवराय द्वितीय 1422 में सिंहासन पे बैठा था। बाकियों की तो सिर्फ आपने ये देखना भी इसके बाद ये बना था, कितने टाइम के लिए, इतना, और कुछ खास बात नहीं है। हाँ, हरिहर के बारे में, फर्स्ट के बारे में, बुक्का के बारे में, हरिहर सेकंड के बारे में, और फिर उसका बेटा कौन, देवराय प्रथम। यानी 4 शासकों की बातें आपको ध्यान में रखनी है विजयनगर अंपायर के संगम वंश की। बाकी इतनी खास कोई बात है नहीं। अंतिम देख लेते विरूपाक्ष, बस खत्म, यानी कि हमारा, हाँ जी, देवराय सेकंड है, 1422 में सिंहासन पे बैठता है। इसने गज बैठकर यानी कि हाथियों का शिकार, इमाडी देवराय, जो प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य जो जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों को देवीय शासक इंद्र का अवतार मानते हैं। किसको, देवराय सेकंड को। देवराय सेकंड आ गया ना, पहला आया, उसके बाद रामचंद्र आ गया, उसके बाद विजय आ गया, उसके बाद ये सेकंड आ गया, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड संगम वंश का महानतम शासक था। उसका राज्य विस्तार श्रीलंका तक हो गया। याद है आपको, रामेश्वरम तक कहाँ कौन चले गया था, बुक्का ले गया था, ठीक है जी। और पूर्वी भारत का जीत के इलाका किसने, हरिहर 2 ने मिला दिया। अब इसका ये जो आपका है देवराय सेकंड, इसने क्या कर दिया, श्रीलंका को भी जीत लिया, ठीक है जी। कहते हैं इस अपनी सेना शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय सेकंड ने 2000 तुर्की धनुधरों को अपनी सेना में क्या किया, भर्ती किया, उन्हें जागीरें भी प्रदान की। तो ये तुर्की जो थे धनुषधारी वो वाले, उनको क्या शामिल किया था इसने। आगे है, सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुसलमानों को भर्ती किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की। अब इस चीज को याद रख लो, दोनों ही हमें संगम वंश में मिल गए हैं। इटालियन कौन, निकोले डी कॉन्टी 1430 में आया था, और अब्दुल रज्जाक जिसका यात्रा विवरण मतला ए साहिन। अब ये जो अब्दुल रज्जाक है, इसने अपनी जो रचना है वो कौन सी पुस्तक में, मतला ए साहिन में लिखी है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है। इसमें लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। 300 बंदरगाह मतलब आपके सी पोर्ट से 300 के करीब। देवराय द्वितीय के शासन काल में वह विजयनगर में अंपायर में पहुंचा था। मेरी बात सुनो ध्यान से। और देवराय प्रथम के टाइम पे कौन आया था, निकोला डी कॉन्टी, इटली का था, 1430 में आया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब्दुल रज्जाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे हैं या जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उनमें से सबसे क्या था, भव्य नगरों में से एक था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि कौन, श्रीनाथ, हरविलास के रचनाकार जो हैं, हरविलास की रचना इन्होंने की थी, कि दरबारी कवि दिनदमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि कौन, दिनदमा को एक शास्त्रार्थ मतलब होता है ना सवाल जवाब में, परास्त कर दिया था। देवराय सेकंड ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से नवाजा था। किसने, देवराय सेकंड ने। किसे, श्रीनाथ को। श्रीनाथ की पुस्तक कौन, हरविलास। उस पर सोने के सिक्कों की क्या कणकाभिषेक सम्मान यानी बौछार की थी, ये बड़ा इसका सम्मान था। फिर आपका मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। आगे है, मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुयान नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। अब आपने ये महुयान नाम ही नहीं सुना होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, ये मल्लिकार्जुन के टाइम पे आया था। मल्लिकार्जुन कौन, विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश का शासक था। आपने इस चीज को ध्यान में रखना। और इसके समय पे कौन आया था, महुयान चीनी यात्री आया था। हाँ जी, विरूपाक्ष द्वितीय का 1465 से लेकर 1485। विरूपाक्ष द्वितीय जो संगम वंश का अंतिम शासक था, उसका
बहमनी वजीर महमूद खां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने? बहमनी का जो वजीर था महमूद खां ने, और उड़ीसा के गजपत के नरेश थे कपिलेश्वर, उसने कर दिया। और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आगे है, बहमनी साम्राज्य का विजयनगर की यह प्रथम पराजय थी। पहली बार ये बहमनी साम्राज्य से जो हारते हैं वो यहाँ हारते, किसके टाइम पे? विरूपाक्षादित्य के टाइम पे ये हारते हैं। आगे है, विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा रहा। यह घटना प्रथम बलाह पहाड़ कहा जाती है। प्रथम बलाह पहाड़ मतलब कि पहली हार। प्रथम बलाह पहाड़ मतलब कि पहली हार। किसने हरा दिया? मतलब बहमनी साम्राज्य के कौन था? वजीर महमूद ने, और उड़ीसा के गजपति जो नरेश कपिलेश्वर ने, ये सारों ने मिलकर क्या कर दिया? विरूपाक्षादित्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध में ये क्या है? हार जाता है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पूर्णतः कब्जा ना करके कुछ समय के लिए, मतलब कि जो संगम वंश को जो लीड कर रहा है प्रौढ़ देवराय आता है बीच में, लेकिन किसके अंडर जा चुका है? अब बहमनी के। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये पहली बार इनकी हार हुई। इस हार की जो घटना को क्या कहते हैं? प्रथम बलाह पहाड़। क्या बोलोगे? प्रथम बलाह पहाड़ कहा जाता है। तो इस तरह से हरिहर बुक्का द्वारा बसाया गया विजयनगर अंपायर, जिसमें अपने पिता के नाम पे, सेवम के नाम पे संगम वंश चालू किया, वो यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। याद रहेगा, मैंने आपको बताया विजयनगर अंपायर में हमें 4 शासक पढ़ने। कौन से? संगम पढ़ा, वो मैंने खत्म कर दिया। फिर आपका सालुव है, फिर तुलुव है, फिर आपका अराविडु, यानी कि 4 वंश आपने यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो आपने जो सालुव है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, संस्थापक जानो, उसका खत्म करो। फिर उसमें आपने तुलव वंश को डिटेल में पढ़ना भी, तुलव वंश के क्वेश्चन आते हैं। अरावाडु के भी इतने नहीं आते हैं, वही पढ़ो जो हमारे काम की है। सुलु वंश की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहते हैं सुलु वंश का संस्थापक कौन? सुलुव नरसी। और जो आपका अगला था तुलुव का, वीर नरसी। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालव वंश की स्थापना हुई। सालव वंश कह लो, सालूव वंश कह लो, एक ही बात है। यह विजयनगर का क्या था? द्वितीय राजवंश था। ठीक है जी। इसका संस्थापक सालुव नरसिंह था। सालुव नरसिंह के समय उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, उसे पराजित करके बंदी बना लिया। 1490 में सालुव नरसिंह की मृत्यु हो गई। 1505 में नरसा नायक के पुत्र, नरसिंह ये अपना नरसिंह के नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की क्या कर दी? हत्या कर स्वयं इसके सिंहासन पे बैठ गया। ठीक है जी, मतलब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। 1490 में सालुव नरसिंह जो संस्थापक था इसका, उसकी मौत हो गई। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या करके। अब मेरी बात सुनो, आपको मैंने ये बताया था ये संस्थापक है इस वंश का, सालुव वंश का। अंतिम कौन था? इमाडी था। कौन? इमाडी नरसिंह था। इसकी इमाडी नरसिंह की हत्या किसने कर दी? इसने वीर सिंह ने। ठीक है जी। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। इमाडी नरसिंह था कौन? सालुव वंश का अंतिम शासक। संस्थापक कौन था? सालुव नरसिंह। अंतिम कौन था? इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी किसने? वीर नरसिंह ने। किसने कर दी? वीर नरसिंह ने कर दी। और वीर नरसिंह कौन से वंश की स्थापना कर देगा अब यहाँ पर? बताओ भाई, कौन सी? तुलु वंश की। इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। विजयनगर की तृतीय राजवंश तुलु वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। आपने सुलु वंश के 2 बातें याद रखनी। क्या क्या याद रखोगे? संस्थापक कौन था? सालुव नरसिंह। अंतिम कौन था? इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या किसने कर दी? बताओ भाई, किसने कर दी? वीर नरसिंह ने। और वीर नरसिंह कौन था? तुलु वंश का संस्थापक। तो तीसरा नंबर का आ गया हमारा। 4 वंश पढ़ाए ना मैंने, संगम वंश, सुलु वंश, तलु वंश और आपका अरिवाडु वंश। ठीक है जी, इस तरह से आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
वीर सिंह द्वारा इमाडी नरसी की हत्या करके शासन पर अधिकार करने की घटना को द्वितीय बला पहाड़, मतलब बलपूर्वक आप किसी की राजगद्दी छीनते हो ना, उसे द्वितीय बला पहाड़, यानी बला पहाड़ ये लोग उसको बोलते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये आपका आ गया तुलु वंश। तुलु वंश के आपके कितने शासक? वीर नरसी, कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय, 4 शासक हैं आपके यहाँ पे पढ़ने वाले जो मेन है। ठीक है जी, इसके बारे में हमने जानना है। ये वीर नरसी वही है जिसने इमाडी नरसी को मारा था। इमाडी नरसी कौन था? सुलु वंश का अंतिम शासक। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं कहानी यहां से। हाँ जी, तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। इसकी स्थापना किसने? वीर नरसी ने की। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक क्या किया? शासन किया, जिसमें से वीर सिंह, देखो जरा, कहते वीर नरसी तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्षों तक क्या किया? शासन किया था। वीर नरसी ने कहते भुजबल की उपाधि धारण की थी। इसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। शादी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था ना, उसको समाप्त किया था। किसने? वीर नरसी ने। यह एक उदार नीति को शुरू किया इसने। आगे है कृष्ण देव राय। सॉरी, कृष्ण देव राय 509 से 1530 तक। कहते इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय था। कृष्ण देव राय आप कहानियां सुनते होंगे, तेनाली रामा इसके दरबार में होता था। इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय था। पैसा नामक इतालवी, पैस नामक इतालवी इसके दरबार में आया था। आपने याद रखना है, एक काउंटी डी निकोली है ना, वो इटालियन था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम। वो कौन था ना? विजयनगर एम्पायर वाला, उसके दरबार में आया था। कृष्ण देव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया था, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। वह स्वयं क्या था? तेलुगु और संस्कृत भाषा का क्या प्रकांड विद्वान था। बहुत डीप इसको नॉलेज थी। किसको? कृष्ण देव राय को। अब सोच, इसको बारे में इसको छोड़ना नहीं है आपने। आगे के उसके शासन काल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का क्या हुआ? सूत्रपात होता है। तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उसी के दरबार में रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो ना, अकबर के 9 रत्न, आगे समुद्रगुप्त के भी आप 9 रत्न पढ़ते हो इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को ध्यान में, यहाँ पे 8 विद्वान थे तेलुगु भाषा के। उन्हें क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज बोलते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पदेन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं का ज्ञाता हुआ करता था। आगे देखते हैं। हाँ जी, कृष्ण देव की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके साम्राज्य में व्याप्त सहिष्णुता और उदारता थी। ये सबसे अच्छा शासक था। इसने अपनी प्रजा के प्रति उदारता रखी और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दिया इसने। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डेमिगो पायस आए थे। इस बात को ध्यान में रखो, आपसे पूछेंगे बारबोसा बताओ किसके दरबार में, तो आप बताना कृष्ण देव राय के दरबार में। और पेस नामक यहाँ पर आया था। विजयनगर की यात्रा की। बारबोसा क्या कहता है? राजा इतनी आज़ादी देता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता था। इतना अच्छा राजा कहते होता था। बारबोसा ने ये बात बोली है। कृष्ण देव गजपतियों को पराजित कर वहां के बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आया था। अब ये पता ना, गजपति जो बार बार तंग कर रहे थे, इन्होंने ही क्या किया था? खात्मा किया था ना संगम वंश का।
वहां से क्या है, बाल कृष्ण शासक को उसको हरा दिया और उसकी मूर्ति वहां से उठा के विजयनगर उसमें अपने साम्राज्य में लगा ली। ये प्रतीक था किसका, जीत का। विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रतन जड़ित मंडप में प्रतिमा की क्या कर दी, स्थापना की। राजधानी की दक्षिणी सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नया नगर बसाया। किसने, देवराय ने, कृष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, नागलपुर। कृष्ण देव राय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया। अपनी पति के लिए हासपेट, माता के लिए नागलपुर। पत्नी के लिए हासपेट, माता के लिए नागलपुर, कृष्ण देव राय ने ये शहर बसाए थे। आगे देखते हैं, उसने अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें हजारा मंदिर, विठल स्वामी के मंदिर प्रमुख है। कृष्ण देव राय ने बनवाए थे ये मंदिर, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त चिदंबरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1530 ईस्वी में कृष्ण देव राय की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती। इस चीज को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहते बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्ण देव राय का एक महान व वीर शासकों के रूप में क्या किया, वर्णन किया है। बाबर की पुस्तक है ना अपनी, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, है ना, तुझके बाबुर, है इसका बाद में क्या है, इसका ट्रांसलेशन किया गया, तब उसका नाम बाबरनामा पड़ता है, ठीक है जी। आगे है अच्युत देव राय, मतलब कृष्ण देव राय के बाद में ये बनता है। उसने क्या बोला, कृष्ण देव बोला तो क्या शासक बना था, काम क्या किए वो देखने हैं। कृष्ण देव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई, चाचा के यानी कि बेटा, चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, किंतु नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत राय के समय ही पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली अब यहाँ पे एंट्री मार चुकी हैं इस टाइम तक, ठीक है जी। और जो ये अपना मोतियों का जो उत्पादन होता था ना तूतीकोरन में, तूतीकोरन तमिलनाडु वाली जगह पे, वहां पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इसने। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनिज ने भारत की क्या की थी, यात्रा की थी। नुनिज क्या था, कौन था भी, घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक कौन सी, क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नुनिज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों का इतिहास उसने लिखा है। किसने, नुनिज ने। नुनिज कौन था भी, घोड़ों का व्यापारी था एक, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नुनिज। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की क्या की, नियुक्ति की। ये महामंडलेश्वर, ठीक है जी, एक अधिकारी नया इसने डेजिग्नेशन क्रिएट किया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सदाशिव राय जो अंतिम है इसका तुलु वंश का, कहते 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1560 ईस्वी तक उसने शासन किया। सदाशिव राय के शासन काल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा यानी कि आपका जिसे राक्षस तंडगी का युद्ध 1565 में हुआ। 1565 में तालीकोटा के निकट बनीहट का जो युद्ध में बामणियों के संघ ने, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर शामिल थे। बामनियों ने क्या कर लिया, बामनी साम्राज्य ने एक ग्रुप बना लिया अपना, ठीक है जी। तालीकोटा का युद्ध जो होता है उसके बारे में बता रही हूँ 1565 में। और विजयनगर को क्या कर दिया, पूरी तरह से गहरी शिकस्त दे दी इन्होंने। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, किस किस के बीच में वो पूछेंगे आपसे, और सीधा इसका जवाब यही होता है, विजयनगर साम्राज्य और बामनी साम्राज्य। इसमें बामणी साम्राज्य ने 8 ग्रुप के लोगों को लेकर साथ में विजयनगर पे अटैक कर दिया और विजयनगर को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इसे तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार में इसमें शामिल नहीं था। दक्षिणी राज्यों ने पारस्परिक व्यवहारिक संबंधों के द्वारा इसे इस महासंघ को क्या बनाया, मजबूत बनाया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ। हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ
कर दिया। राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है जी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप कर लेना। इसका नहीं है तो आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा इसके क्वेश्चंस की, ठीक है जी। तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई भी आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे है विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया तथा विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया। बनिहाटी की लड़ाई में को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का क्या क्या अंत माना जाता है। अब जो कहाँ पे हरिहर बुक्का ने ऐसे इस साम्राज्य को बसाया था, उसका अंत कैसे होने जा रहा है वो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर। कहते सेवल जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने फॉरगटन अंपायर नामक पुस्तक की रचना की है। तालीकोटा के युद्ध के तत्काल के बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी तथा स्थिति का वर्णन किया। समझ पा रहे हो, सेवल इस युद्ध का क्या था, प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपनी पुस्तक क्या अ फॉरगॉटन अंपायर में इसका जिक्र किया है। और जब ये युद्ध खत्म हो जाने के बाद कौन, एक विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक विजयनगर की क्या करता है, यात्रा करता है। तालीकोटा युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव राय को पुनीकोंडा आ गया तथा यहीं से शासन करना आरंभ कर दिया। उसने विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवाड़ु वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब आर्यवाड़ु वंश पढ़ेंगे हम। हाँ जी, आर्यवाड़ु वंश छोटा सा ये पढ़ लेते हैं। कहते तालीकोटा युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की क्या कर दी, हत्या कर दी और आर्यवाड़ु वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। मैंने आपको बताया विजयनगर अंपायर में 4 वंशों ने क्या किया, शासन किया था। कौन कौन सा वंश है भाई, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आर्यवाड़ु वंश, ये चौथा है, ठीक है। आर्यवाड़ु वंश की स्थापना कर दी और पुनीकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। वेंकटदित्य इस वंश का सर्वप्रथम शासक था, ठीक है जी। इसने चंद्रगिरी को अपना क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था, रंग तृतीय था। इतनी सी बात हमने इसके बारे में पढ़नी है और आगे कुछ है नहीं खास। आगे चले। हाँ जी, अब जो विजयनगर साम्राज्य हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा, उसकी क्या है, प्रशासनिक अवस्था कैसी थी, कैसे वो काम करते थे, वो भी तो जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। राज्य मंडलम में क्या था, विभाजित था। पूरा जो राज्य था उसको मंडलम में, यानी कि आप जैसे स्टेट में बांटते ना, वैसे बांटा हुआ था। और वैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे कौन था, नाडु मतलब जिला, और स्थल का मतलब उपजिला, आप तहसील बोलते हैं, और ग्राम होता था। प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी। वह अपना दरबार लगाता था, अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था, अपनी सेना भी रखता था। राजा सैनिक सरदारों को अमरम या पालीगार निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। सैनिकों को क्या मिलता था भी, निश्चित आय का एक क्षेत्र दे दिया उसको, वहां से वो टैक्स वगैरह इकट्ठा कर लेंगे। पलफुगार, पोलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। राजा ने क्या दे दिया, उसको लैंड दे दी, ठीक है। और वहां पे वो क्या रखेंगे, सैनिक रखेंगे अपने। अब वहां से टैक्स इकट्ठा कर लो, लेकिन राजा को आपने क्या प्रोवाइड करने हैं, सैनिक प्रोवाइड करने हैं। पैदल सैनिक, घोड़सवार, हाथी सेना, ये सारी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है जी। किसने प्रोवाइड करनी है, नायक ने। आगे है फसल, मिट्टी की किस्म और सिंचाई की विधि आदि के अनुसार राजस्व की दरों में क्या था, अंतर था। फसल कैसी पैदा होती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, सिंचाई के साधन कितने, उस हिसाब से क्या था, यहाँ से जमीन के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था भाई, इस चीज को देख लेना, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसका था ये नहीं था, तो आपने देखना है कि दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पे था। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार कर, पेशागत कर, मुसीबत के दिनों में यानी कि उसको बोलते पेशागत, विवाह कर आदि थे।
विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। बहुत से शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए। मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे। उन्हें तीर्थयात्रियों को प्रसाद, ईश्वर की सेवा, पुजारियों की निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती थी। इस चीज़ को ध्यान में रखो। मंदिर बहुत समृद्ध थे। ये मंदिर आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार के रूप में सक्रिय रूप में थे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे अपना शुरू होता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में हमारे पास 8 शासक हैं। कौन कौन से? अलाउद्दीन बामन शाह, मोहम्मद शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, हुमायूं, निजाम शाह, मोहम्मद तृतीय, महमूद शाह। ये हुआ करते थे शासक इसे, और इसमें से हमें सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। यहाँ देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। आपको याद है ना कि जैसे हरिहर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? हम्पी को बनाया था, लेकिन उससे पहले उसकी राजधानी एनीकोंडा थी, अनीकोंडा। ठीक है, इसी तरह जब इसने साम्राज्य 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक से आज़ाद होकर बनाया तो इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने। इसके सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अंकित है। इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफा प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदर व बरार में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। इसने अपने साम्राज्य को 4 में डिवाइड कर लिया। किस किस में? बिदर, बरार, दौलताबाद और गुलबर्गा में। ठीक है जी। मोहम्मद शाह प्रथम 1367 ईस्वी में मुदकल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोप खाने का क्या होता है? प्रयोग होता है यहाँ पर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। मोहम्मद शाह का युद्ध होता है किसका? विजयनगर अंपायर के संगम वंश के बुक्का के साथ में, जो हरिहर का भाई था। ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने पहली बार तोप खाने का यूज किया था महमूद शाह ने। आगे बढ़ते हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह कहते फिरोज शाह विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। वह अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वैधशाला का निर्माण कराया। उसने अपने छोटे भाई किसे अहमद शाह के पक्ष में 1422 में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। ठीक है जी, अपने छोटे भाई को गद्दी पे बिठा दिया। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम सूफी संत गेसु दराज के से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। किसे? शिहाबुद्दीन को। किसके संपर्क में? गेसु दराज के। वरंगल द्वारा देवराय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वरंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण गुलबर्गा की जगह बिदर को राजधानी, पहली राजधानी इनके काल में गुलबर्गा थी, किसके? हसन गंगू के। फिर कौन सी बनाई गई? बिदर को बनाया गया। इस नवीन राजधानी को मोहम्मदबाद का नाम दिया गया। बिदर का नाम क्या कर दिया? मोहम्मदबाद कर दिया गया। हुमायूं, अब हुमायूं मुगल शासकों वाला मत ध्यान चला जाना, हुमायूं यहाँ पे भी हुआ है। कहती इसके क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता है। वो सारे जो विजयनगर वाले शासक थे वो हिंदू थे, ये मुस्लिम थे सारे के सारे। इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता है। किसे? हुमायूं के। इसे दक्कन का हीरो भी कहा जाता है। ठीक है जी। किसे? हुमायूं को। जालिम शाह क्यों बोलते? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूर था। निजाम शाह, आगे बढ़ते हैं। निजाम शाह के संरक्षण के रूप में मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां व ख्वाजा गवां की एक परिषद का निर्माण हुआ, जिसके हाथों में वास्तविक क्या थी? सत्ता हुआ करती थी। एक परिषद बनाई गई, किस किस को मिलाकर? मखदूम बेगम को, ख्वाजा जहां एवं ख्वाजा गवां को मिलाकर। आगे है मोहम्मद तृतीय। इनके बारे में छोटी छोटी बातें वही याद करनी है। मोहम्मद तृतीय बनता है, इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री बनता है। ठीक है जी। इसके समय में ईरानी व्यापारी महमूद गवां ने बहमनी सुल्तान की क्या कृपा प्राप्त कर ली और महमूद गवां को मलिक ए तुजार की उपाधि प्रदान की। महमूद शाह, इसके शासनकाल में अराजकता की स्थिति बनी रही। प्रांतीय सूबेदार
अपने आप को आज़ाद करने लगे। किसके टाइम पे? महमूद शाह के टाइम पे। इसके पश्चात महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल ममलूक के हाथों में कठपुतली बन के ये रहे, जबकि वास्तविक सत्ता महमूद शाह के हाथों में थी। कहते कासिम उल ममलूक की मृत्यु के पश्चात सत्ता उसके पुत्र किसके पास? अमीर उल बरीद के पास चली जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ठीक है जी, बस यहीं तक हमारा जो अपना विजयनगर अंपायर है और बामनी साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के सारे गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, इनका सारों का कंपैरिजन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।